लंबी सी झूलती रोशनी में सफेद कोट पहने प्रकाश आ खड़ा होता है। अगर वो चीज मुझे वापस नहीं मिली तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। प्रकाश की बीवी भी उसके बगल में आ खड़ी होती है। तो अब क्या करेंगे? अगर वो किसी गलत हाथ लगी तो आपको पता है ना कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं जानता हूं। बिरजू दिन चढ़ते ही नहाकर मजदूरी के लिए निकलने वाला था कि तभी उसकी माँ शांति वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, निकल रहा है? हाँ माँ। कुछ खा तो लेता बेटा। कोई बात नहीं माँ, आप मेरा डिब्बा बांध दो, मैं वहीं खा लूंगा। शांति कुछ नहीं बोल पाती और बिरजू डब्बा लेकर काम पर निकल जाता है। ध्यान रखना बेटा। बिरजू पीछे की ओर मुड़ता है और फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, जी माँ। शांति मन में आंसुओं का तूफान दबाए वापस अंदर चली जाती है और सर झुकाकर अपनी चारपाई पर बैठ जाती है। तभी शांति की देवरानी वहां आ जाती है। शांति, क्या हो गया? ऐसा मुंह बना के क्यों बैठी है? शांति शीला की तरफ देखती है लेकिन बिना कुछ कहे वापस अपना सर झुका लेती है। शीला शांति के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ? अब ऐसे उदास क्यों बैठी है? शीला बस इतना ही बोलती है कि तभी शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही है? शीला, अब अपने बेटे का ऐसा हाल नहीं देखा जाता। रोज सुबह तपती धूप में निकल जाता है, पूरे दिन मजदूरी करके आता है। उसे लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो कितनी तकलीफों से गुजर रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और लोकेश जी है ना वहाँ उसका ध्यान रखने के लिए। अरे कैसे होगा सब ठीक? 6 महीने हो गए रमेश जी को गए हुए और उनके जाने के बाद से आज तक बिरजू की किताबें अलमारी से बाहर नहीं निकली। सारे सपने तबाह हो गए मेरे बेटे के। तुझे पता है ना कितना होशियार था वो। अव्वल आता था। उसका तो सपना था वैज्ञानिक बनने का। शांति फूट फूट कर रो पड़ती है लेकिन शांति को हौसला देने के लिए शीला को भी कोई शब्द नहीं मिल पाते। बिरजू उस भरी धूप में सिर पर उन भारी पत्थरों का बोझ लिए आ रहा होता है कि तभी पीछे से ठेकेदार की आवाज आती है। अरे जल्दी जल्दी पत्थर पहुंचाओ, रोलर आने वाला है, उससे पहले रास्ता भरना पड़ेगा। बिरजू जल्दी जल्दी चलने लगता है और जाकर वो पत्थर वहां डाल देता है और एक बार फिर से पत्थर भरकर लाने लगता है। लेकिन तभी झुलसती गर्मी में चलते चलते उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके हाथ से पत्थरों का टोकरा गिर जाता है। अरे अरे क्या हुआ बिरजू भाई, ठीक हो? बिरजू। बिरजू कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर जाता है। वहाँ खड़े सभी मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी बिरजू के चाचा लोकेश वहाँ आते हैं। अरे पानी लाओ फटाफट। ए भैया पानी लाओ। अरे लगता है ये गर्मी की वजह से बेहोश हो गया भैया। एक मजदूर तुरंत पानी लेकर आता है और लोकेश उसके मुंह पर पानी छिड़क देता है जिससे बिरजू को धीरे धीरे होश आने लगता है। अरे अरे बिरजू बेटा, अरे उठो उठो। अरे क्या हुआ? अरे ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चलो चलो, बहुत काम रहता है चाचा। लोकेश बिरजू के सर पर हाथ लगाकर देखता है। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा बिरजू? है? अरे पूरा बदन तप रहा है बुखार से। अरे कैसे काम करोगे? नहीं चाचा, काम तो करना ही पड़ेगा, वरना घर पर लेकर क्या जाऊंगा। अरे इतना कुछ नहीं हो रहा, तुम घर जाकर आराम करो वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे नहीं चाचा, अगर मैं लेट गया तो घर कैसे चलेगा? बिरजू कांपती टांगों से वापस उठने की कोशिश करता है। अरे अरे तुम कुछ खाओ पहले बछुआ, फिर काम करना कुछ।
और फिर पूरे दिन उस तपती धूप में टूटे बदन के साथ मजदूरी करता रहता है। मैंने कहा था ना, मानव पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्ही ने शौक से उसे अपना असिस्टेंट बनाया था। अरे तो मुझे क्या पता था, अब ना जाने वो उसे कहाँ लेकर चला गया होगा। पुलिस को भी कंप्लेंट कर तो दी है, लेकिन अभी तक उन्हें बस इतना पता चला कि मानव को आखिरी बार किसी गांव की तरफ जाते देखा था। रात हो जाती है और बिरजू थकी हारी हालत में वापस अपने घर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक इंसान जिसके मुंह पर काला कपड़ा ढका है, उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग है। वो चुपके से जंगल की ओर जा रहा है। अरे ये कौन है? इस वक्त तो गांव में सब लोग सो जाते हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? बिरजू उस इंसान के पीछे पीछे जाने लगता है और धीरे धीरे दोनों जंगल में चले जाते हैं। वो इंसान जाकर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के सामने रुक जाता है। बिरजू उसे वहीं छुप कर देखने लगता है। ये यहाँ कर क्या रहा है? वो इंसान अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू करता है और मिट्टी में एक गहरा गड्ढा बनाकर अपने बैग को उसमें रखकर उसे मिट्टी से दबा देता है और इधर उधर देखकर दबे पांव वहां से निकल जाता है। अरे ये क्या दबा के चला गया यहाँ? जाके देखूं क्या? अरे नहीं, अगर कुछ गलत हुआ तो। बिरजू पलटकर वापस जाने लगता है, लेकिन उसका ध्यान उस बैग से हट नहीं पाता। अगर किसी का चुराया हुआ सामान हुआ तो फिर क्या होगा? बिरजू हिम्मत करके उस पेड़ के पास जाता है और बैग को निकाल लेता है। देखता है कि उस बैग के अंदर एक जैकेट है। अरे ये क्या? इसमें तो जैकेट है। बिरजू जैकेट को देखकर एकदम विचलित हो जाता है। इसे वो छुपा क्यों रहा था? आखिर ऐसा क्या है इसमें? बिरजू जैकेट की जेब खोजने लगता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। चलो कोई नहीं, घर ले जाता हूँ, मेरे काम ही आ जाएगी। ये बेवकूफ आदमी तो पता नहीं यहाँ पर क्यों दबा कर चला गया, जैसे ये जैकेट सोने की बनी हो। बिरजू जैकेट को उठाकर घर ले जाता है। आ गया? कहाँ रह गया था बेटा? बिरजू शांति को सारी बात बता देता है। हे भगवान, तो उसके पीछे क्यों गया? तुझे कुछ हो जाता तो? अरे माँ, मुझे लगा मानो कोई चोर वगैरह है, मैं तो इसीलिए गया था, लेकिन उसने तो पता नहीं इस जैकेट को दबाया मिट्टी के नीचे और चला गया। ऐसा क्या खास है इस जैकेट में? पता नहीं माँ, पर मुझे लगा कि कोई नहीं, सर्दियों में काम आ जाएगी तो मैं ले आया। पहन के तो देख, तुझे आती भी है कि नहीं? बिरजू उस जैकेट को पहन लेता है। तभी उसे एकदम अजीब सा एहसास महसूस होता है। अरे अरे ये क्या है? क्या हुआ? अरे माँ, ये जैकेट तो ठंडी है। क्या? हाँ माँ, बाहर देखो कितनी गर्मी है, लेकिन मुझे एकदम से ठंड लग रही है। और कमाल की बात तो ये है माँ कि इसे पहनने से पहले मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी ताकत आ गई हो। शांति ये सुनकर एकदम दंग रह जाती है। पर ये कैसे हो सकता है? पता नहीं माँ, पता नहीं। पर ये तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने करिश्मा कर दिया हो। हाँ माँ, अब मैं कल से इसे ही पहन कर जाऊंगा। हाँ बेटा, पर इसके बारे में किसी को बताना मत, वरना सब लोग इसे तुझसे लेने की कोशिश करेंगे। हाँ माँ, ये बात तो सही कही। अगले दिन ही बिरजू वो जैकेट पहनकर काम पर जाता है और जैसे ही बिरजू को सब लोग वो भारी जैकेट पहने देखते हैं तो वो सभी चौंक जाते हैं। अरे बिरजू, अरे इतनी भरी गर्मी में तूने इतनी मोटी जैकेट क्यों पहनी हुई है? अरे चाचा, वो तबीयत खराब थी ना, तो जरा ठंड सी लग रही है।
सब लोग चौंक कर एकदम से सूरज की ओर देखते हैं। अरे बुखार दिमाग में चढ़ गया है क्या तेरे? हैं? कल तो गर्मी की वजह से तू बेहोश हो गया था। अरे नहीं नहीं, वो तो तबीयत में कभी कभार हो ही जाता है, पर मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है जैकेट में। हाँ, ठीक हूँ मैं। अरे भाई, जब तू ठीक है तो फिर जैसी तेरी मर्जी। चलो भाई चलो, फटाफट सारे काम पर लगो। चलो चलो। सब मजदूर काम पर लग जाते हैं, लेकिन बिरजू उन सभी मजदूरों में से सबसे ज्यादा तेजी से और एकदम मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहा होता है। अरे जिस गर्मी में हमसे 4 ईंटें ठीक से नहीं उठाई जा रही हैं, उसी गर्मी में देखो बिरजू भाई कैसे सीमेंट के भारी भारी कट्टे उठाकर भागे जा रहे हैं। सब लोग बिरजू का ऐसा जोश देखकर दंग रह जाते हैं। अब इसी डिजाइन को ऐसे देखते रहोगे क्या? अरे सारे पैसे उसमें लगा दिए हैं हमने इन्वेस्टर्स के। अगर वो नहीं मिली तो कर्जा सिर चढ़ जाएगा बहुत बड़ा। क्या जवाब देंगे उन्हें? तभी इंस्पेक्टर वहां आता है। हाँ जी प्रकाश जी। जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता लगा? देखिए जी, अभी तक तो कुछ नहीं पता लग पाया, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर इंस्पेक्टर साहब की तरफ देखता है। आपने ये कहा था ना कि आपने आखिरी बार उसे किसी गांव की ओर जाते हुए देखा था? जी हाँ, केशवपुर गांव की ओर जाते हुए देखा था, और हमने वहां भी खूब पूछताछ करी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता लग पाया जी। ओह ठीक है। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। हमें चलकर देखना पड़ेगा उस जगह। क्या पता वहीं किसी आसपास के गांव में कहीं वो छुपा हुआ हो। ठीक है, चलकर देखते हैं। काम करते करते सभी मजदूरों के हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन बिरजू अभी भी पूरी ताकत से फटाफट काम कर रहा होता है। जिसे देखकर ठेकेदार एकदम खुश हो जाता है। अरे वाह भाई बिरजू, वाह भाई वाह, आज तो कमाल ही कर दिया तूने है। आधे से ज्यादा काम तो तूने अकेले ही समेट लिया। अरे आज तुझे 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपए मजदूरी दूंगा। 1500। देखो भाई, अगर आज ये काम पूरा नहीं हुआ ना तो कल से सबकी मजदूरी कटेगी, बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे से बहुत प्रेशर है। अरे अब नहीं हो पाएगा हमसे। हाँ भैया, अब नहीं हो पाएगा जी मालिक, नहीं हो पाएगा। अरे आप लोग आराम करो, ये काम मैं पूरा करता हूँ। सब चौंक जाते हैं। अरे अरे क्या बोल रहा है बेटा? चिंता मत करो चाचा, हो जाएगा। बिरजू इतनी तेजी से सारा काम उस भारी गर्मी में करता है जैसे 3-4 लोग एक साथ काम कर रहे हों, जिसे देख सब मजदूर चौंक जाते हैं और धीरे धीरे काम पूरा हो जाता है। अरे अरे ये अकेले कैसे कर दिया तुमने? अरे ये मेरा भतीजा है मालिक। हाँ। कुछ ही दिनों में बिरजू की चर्चा सारे गांव में फैल जाती है। वो भरी गर्मी में जैकेट पहनता है और उसके बावजूद सबसे ज्यादा काम करता है। अरे जब से ये जैकेट आई, अरे तब से ऐसा काम करता है बिरजू, अरे जैसे शक्तिमान हो भैया है। तो चाचा मतलब ये जादुई जैकेट है क्या है? अरे धत, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। जादुई जैकेट, हर चीज में जादू जादू है। अरे जैकेट वैकेट की वजह से कोई इतना ताकतवर थोड़ी ना बन जाएगा। अरे ये सब इसके पापा यानी मेरे भाई के आशीर्वाद से हो रहा है। हाँ। अरे हाँ, वो भी तो सबसे ज्यादा मेहनती थे, और नहीं तो क्या, इसीलिए हो रहा है। दिन ढल जाता है।
सब मजदूर अपनी दिहाड़ी लेकर अपने घर जाने लगते हैं। बिरजू भी अपने घर जाने लगता है। तभी लोकेश बोल पड़ता है। अब बिरजू बेटा, एक बात बोलूं? अरे बोलो ना चाचा, आपको भी कुछ पूछने की जरूरत है क्या? अरे तुम्हें इस तरह से मुस्कुराता देख दिल खुश हो जाता है बेटा, क्योंकि भैया के गुजरने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम हंसना ही भूल गए हो। हमेशा ऐसे ही खुश रहो बेटा, ताकि तुम्हें खुश देखकर मेरी भी हिम्मत बनी रहे। बिरजू ये सुनकर भावुक हो जाता है। मैं इन्हें कैसे भूल गया, और अपने चाचा को, जो कि न जाने कब से ये काम कर रहे हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। एक इंसान मुंह पर काला कपड़ा बांधे जंगल की तरफ जा रहा होता है। थोड़ी ही देर में जंगल के सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ के पास जाकर वो रुक जाता है और देखता है कि जो गड्ढा उसने अपने बैग को वहां छुपाने के लिए बनाया था, वो गड्ढा एकदम खाली है। वो इंसान छटपटा कर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं। अरे अरे मेरा बैग कहाँ गया? मैंने उस बैग को इतना संभाल के यहाँ छुपाया था ताकि किसी को पता न चले। कहाँ गया बैग? अरे कहाँ गया बैग? बिरजू अकेला अपने कमरे में बैठा है। उसके सामने जैकेट रखी है। इस जैकेट में ऐसा है क्या? सब मजदूर काम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन बिरजू अभी तक वहां नहीं आया। अरे काका, अरे बिरजू क्यों नहीं आया अभी तक? अरे पता नहीं बेटा, अब तक तो कब का आ चुका होता है। तभी बिरजू वहां आ जाता है। अरे बिरजू बेटा, अरे कहाँ रह गए थे बेटा? चाचा, वो आज थोड़ी देर से आँख खुली। तभी एक इंसान दौड़ता हुआ आता है और अचानक से आकर बिरजू के सामने खड़ा हो जाता है और उसे ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगता है। क्या हुआ भाई साहब? ये मेरी जैकेट है, मुझे दो वापस। बिरजू कुछ देर तक मानव की ओर देखता रहता है। मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारी है? मेरी जैकेट मुझे वापस दो, समझे? दो मुझे। तभी पीछे से प्रकाश की आवाज आती है। जरा दोबारा बताना किसकी है ये जैकेट? मानव प्रकाश और श्वेता को देखकर घबरा जाता है और एकदम से मुड़कर भागने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके सामने इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं। अरे कहाँ जाएगा भाग के? हवलदार जी, ले जाओ इन्हें। अब भाई, उसकी वजह से आपको तंग होना पड़ा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जी जी, कोई बात नहीं भाई साहब। देखिए, असल में ये जैकेट मैंने बनाई है और हम कई दिनों से इसी को ढूंढ रहे थे। तो फिर वो कौन था जो अभी ये कह रहा था कि ये जैकेट उसकी है? दरअसल मैं एक साइंटिस्ट हूँ और वो मानव था, मेरा असिस्टेंट। मैंने दरअसल ये जैकेट आम लोगों के लिए बनाई थी, जो कि मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं तपती धूप में। उन्हें पूरे पूरे दिन न जाने कितने भारी भरकम काम करने पड़ते हैं। तो ये उन्हीं के लिए मैंने बनाई थी। लेकिन मानव के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को मंजूरी मिल गई तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो जैकेट चुरा कर भाग गया, ताकि इसे किसी बिजनेसमैन को ज्यादा पैसों में बेच सके। अच्छा, तो उस दिन यही था जो जंगल में उस बरगद के पेड़ के पास वो बैग छुपा के गया था। अरे साहब, पर ऐसा क्या लगा है इसमें? देखिए, ये जैकेट बाहर की तेज धूप और गर्म हवा को अपने अंदर खींचकर उसे ठंडक में बदल देती है। इसलिए इसे पहनने वाले को अंदर से ठंडा लगता है, और जब शरीर को गर्मी नहीं सताती तो ताकत भी जल्दी खत्म नहीं होती।
ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। पर यह कैसे हो सकता है कि ये गर्मी को बदलकर ठंडा कर देती है? क्योंकि इसके अंदर इवेपोरेटिव कूलिंग टेक्नोलॉजी लगी है। अरे तुम्हें कैसे पता? बिरजू मुस्कुराकर सर झुका लेता है। अरे मेरा भतीजा अव्वल आता था अपनी कक्षा में, हाँ, और विज्ञान में तो पूरे गांव में अव्वल आया था ये। हाँ। अच्छा, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी वो दरअसल मेरे भाई यानी इसके पिताजी जो है वो 6 महीने पहले गुजर गए रहे, तो सारी जिम्मेदारी इस पर आ पड़ी, तो इसे अपनी जो है पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। प्रकाश और श्वेता उसे काफी देर तक देखते रहते हैं। प्रकाश, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट काम कर गया। हाँ। मैं आपसे विनती कर सकता हूँ? हाँ, बोलो। क्या आप ऐसी जैकेट मेरे चाचा और मेरे भाइयों के लिए भी बना सकते हो क्या? मुझे तो 6 महीने हुए हैं काम करते हुए, लेकिन मेरे चाचा पिछले 25 सालों से मजदूरी कर रहे हैं। तपती धूप हो या जमा देने वाली ठंड, चाचा सुबह से शाम तक बस मजदूरी करते हैं ताकि इनके बीवी बच्चे कभी भूखे ना सोएं। पर ये सब लोग भी हैं, सुबह से शाम तक किसी के कहीं चोट लग जाती है, कोई लंगड़ाने लगता है, और सबके कपड़े पूरी तरह पसीने से भीग चुके होते हैं। और जब थक हार के रात को निवाला तोड़ते हैं खाने का, तो वो निवाला भी ये कांपते हाथों से तोड़ते हैं। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इनके लिए भी ऐसी ही जैकेट बना दें आप। प्रकाश ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। मैं तुम्हारा दर्द और तुम्हारी भावना एकदम भली भांति जानता हूं। मेरे पिता भी किसान थे। वो हमारे खेतों में दिन रात तपते थे ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। लेकिन जब मेरा वक्त आया उनके लिए कुछ करने का, तब तक वो भी इस दुनिया से जा चुके थे। इसीलिए मैंने ये जैकेट बनाई थी ताकि किसी और को ये दिक्कत ना आए। धूप में तप कर अपने बच्चों को छांव देना क्या होता है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। प्रकाश कुछ देर तक बिरजू को देखता रहता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। बिरजू, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? जी। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ लैब में काम करो। तुम्हारे जैसे दिमाग और दिल वाले इंसान की मुझे जरूरत है। और साथ ही तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी होगी। दिन में काम और बाकी समय पढ़ाई। तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, और सिर्फ खर्चा ही नहीं, मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा ताकि तुम एक दिन मुझसे भी बेहतर साइंटिस्ट बनो। ये सुनकर बिरजू खुशी से रो पड़ता है और अपने चाचा की ओर देखता है। चाचा सुना आपने? चाचा सुना आपने? हाँ, सुना बचुआ, सुना। लोकेश उन दोनों के सामने हाथ जोड़ लेता है। आपने सिर्फ इसकी मदद नहीं की है, आपने मेरे भाई की आत्मा को शायद आज सच्ची शांति दे दी। और कुछ ही महीनों में वैसी ही जैकेट सभी दूसरे मजदूरों और किसानों को अच्छी तरीके से बनाकर दे दी जाती है, जिसे बनाने में प्रकाश के साथ साथ बिरजू का भी बहुत बड़ा हाथ होता है।